Hello everyone, welcome to my channel Eternal Philosophia. So today we are going to discuss about Quine's two dogmas of empiricism. So this video is going to be beneficial for all those students who are preparing for competitive exam and those who wants to know about Quine. Okay, तो आप सबने देखा होगा कि मैं अपने सारे वीडियोस में आपसे बोलती हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए मुझे जिससे हेल्प हो कि मुझे पता चले कि मुझे और कितना काम करना है, ठीक है? और मैं आपके लिए ये सब प्रिपेयर करके यूट्यूब पे डालती हूँ जस्ट फॉर यू ओनली, ठीक है? तो ये जो मेरी मेहनत है इसको कम से कम एक लाइक तो बनता ही है और मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट के लिए। ओके, सो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। सो ये जो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे क्वाइन का जो टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म है वो क्या है। So, Quine's Two Dogmas of Empiricism is one of the most influential essay in the modern philosophy. So, ये Two Dogmas of Empiricism क्या है? ये essay है, ठीक है? essay है, ये बुक नहीं है, essay है और ये पब्लिश हुई थी 1951 में जिसमें क्वाइन ने टू सेंट्रल टेनेंट्स ऑफ एम्पिरिसिज्म एंड लॉजिकल पॉजिटिविज्म को चैलेंज किया था। ओके, Now, ये जो idea था have long shaped the way philosophers have thought about knowledge and how we understand the world. और ये जो ideas जिसमें two dogmas of empiricism में share किया गया था क्वाइन के द्वारा, इन्होंने help किया था इस idea के through कि जैसे philosophers जो है किसी भी knowledge को gain करते थे उसका एक तरीका थोड़ा सा अलग हो गया था सोचने का और कैसे हम पूरी दुनिया को समझते हैं। The dogmas Quine critiques are the analytic synthetic distinction and the verification principle. इसमें दो चीजों के बारे में बात करते हैं क्वाइन, एक है एनालिटिक एंड सिंथेटिक डिस्टिंक्शन और दूसरा है वेरिफिकेशन प्रिंसिपल जिसको हम आगे देखेंगे. We will provide a clear summary of Quine's argument. Okay, so we are going to see that what is the Quine's argument in a very brief. Okay, so explore the impact of his critique on the philosophy of knowledge. Now let's go on to the first, that is Quine identifies two key ideas that he believes have shaped the philosophy of knowledge. तो क्वाइन जो है बिलीव करते हैं ये जो दो चीज है इन्होंने शेप किया है फिलोसफी ऑफ नॉलेज को। नाउ पहला तो है दिस एनालिटिक एंड सिंथेटिक डिस्टिंक्शन, दूसरा है वेरिफिकेशन प्रिंसिपल। इसको हम आगे देखेंगे। These dogmas, according to Quine, serve as the foundation of much of empirical philosophy, but they are ultimately flawed. Let's explore both of them in more detail. So, ये जो एनालिटिक सिंथेटिक डिस्टिंक्शन क्या है वो देखते हैं। सो जो एनालिटिक और सिंथेटिक डिस्टिंक्शन है ये क्या है, ये सेपरेशन है किस चीज का, स्टेटमेंट्स इनटू टू कैटेगरीज। ये स्टेटमेंट्स को दो कैटेगरी में बांटता है, एक जो है जो रीजनिंग पे बिलीव करते हैं, रीजन पे, उनको हम एनालिटिक स्टेटमेंट्स कहते हैं, और जो दूसरा है सिंथेटिक, दैट मीन्स जो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है उसको हम सिंथेटिक स्टेटमेंट्स बोलते हैं। सो एनालिटिक स्टेटमेंट are those whose truth is determined purely by the meanings of the words. So, जो एनालिटिक स्टेटमेंट्स होते हैं उनका नॉलेज हमें पता चलता है कि जो मीनिंग है वर्ड्स के वो क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये बैचलर्स हैं, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। नाउ टेल मी कि यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है। जितने भी बैचलर्स हैं वो अनमैरिड है और हमें पता है कि अनमैरिड मैन को बैचलर्स बोला जाता है, राइट। सो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि टोटोलॉजी है, रीजनिंग है, रीजन यूज किया गया है, ठीक है। is considered analytic because it is true by definition. Being unmarried is a part of the meaning of bachelor, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो डेफिनेशन है ये ट्रू है, right. Definition by being unmarried is a part of the meaning of bachelor. हमें पता है बैचलर का मीनिंग क्या होता है, अनमैरिड होता है। तो फिर जो और सारे बैचलर हैं वो मैरिड नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका एनालिटिक स्टेटमेंट हो गया जहां पे आपको
मीनिंग जो है वर्ड से मिल रहा है। दूसरा जो है सिंथेटिक स्टेटमेंट इज इन कॉन्ट्रास्ट आर दोज whose truth depends on how the world is. Okay, so ये जो है सिंथेटिक स्टेटमेंट, ये हमें बताता है कि सच्चाई क्या है और ये डिपेंड करता है कि दुनिया कैसी है। एन एग्जाम्पल वुड बी द स्काई इज ब्लू। एग्जाम्पल हो सकता है कि जो आसमान है वो आसमानी कलर का है, ब्लू कलर का है, विच इज अ सिंथेटिक स्टेटमेंट बिकॉज इट इज वेरीफाइड बाय एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। और हमें पता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सच है क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, हमने इसे ऑब्जर्व किया है, ठीक है, एक्सपीरियंस किया है। ये तो डिस्टिंक्शन हो गया एनालिटिक एंड सिंथेटिक स्टेटमेंट्स के बारे में। नाउ लेट्स गो ऑन टू द व्हाट क्वाइन क्रिटिक अबाउट दिस डिस्टिंक्शन। ओके, जो क्वाइन है ना उन्होंने क्रिटिक किया है, दैट मीन्स को क्रिटिसाइज किया है इस डिस्टिंक्शन को। So, Quine rejects the analytic and synthetic distinction, arguing that there is no clear line between analytic and synthetic statements. वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सिंथेटिक और एनालिटिक स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे हमें कोई क्लियरिटी दिख नहीं रही है, कोई क्लियर लाइन नहीं है, ठीक है। क्लियर लाइन आप कह सकते हो, जस्ट एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बात किया ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। बैचलर और अनमैरिड दोनों तो एक ही है, ये तो टोटोलॉजी हो गया। सो ऐसे ही यहाँ पे इनका कहने का मतलब है यहाँ पे कोई क्लियर लाइन नहीं है। He argues that even statements that appears to be analytic rely on empirical assumptions। तो इनका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं एनालिटिक स्टेटमेंट्स जो कि रिलाई करती है एम्पिरिकल अजम्पशंस पे, यानी कि जो हमने एक्सपीरियंस कर रखा होता है या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू जो हम अजम्पशन करते हैं उस पे रिलाई करता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस व्हेन वी से ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, ठीक है, यहाँ पे क्या है जो मीनिंग है अनमैरिड का वो किस पे डिपेंड करता है कि हाउ वी अंडरस्टैंड दिस सोशल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्पिरिकल अजम्पशन हो रहा है, ठीक है। अनमैरिड हमें कैसे पता चलता है, जब हम चीजों को जानते हैं कि ये अनमैरिड किसे कहते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस करते हैं, तभी ना हम उसे जान पाते हैं। विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस। सो यहाँ पे बेसिकली इनका कहने का मतलब है जो एनालिटिक स्टेटमेंट्स हैं वो डिपेंड करती हैं एम्पिरिकल एक्सपीरियंस पे। That means analytic statements depends on synthetic statements. Now, Quine argues that there is no such thing as purely analytic truth that is independent of empirical observation. इनका कहने का मतलब है जो एनालिटिक स्टेटमेंट है और ट्रूथ है, जो भी सच्चाई है, वो ना पूरी तरह से ना हमारे जो एम्पिरिकल यानी कि एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उस पर डिपेंड करती है। According to him, all statements are tied to our experience of the world and are subject to revision based on a new observation। तो इनका कहने का मतलब है जो भी हम दुनिया में देखते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, वो सारी चीजें किस पे डिपेंड रहती है, हमारी एक्सपीरियंस पे रहती है। और ये क्या है थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है न्यू एक्सपीरियंस के साथ, यानी कि अगर आपके पास नया सिचुएशन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल करोगे बाय प्रीवियस, कि आपने प्रीवियस सिचुएशन कैसे हैंडल किया था, पर वो थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा, दैट मीन्स रिवीजन बेस्ड होगा on new observations. This is how he is trying to critique. Now, this challenges the traditional view that some truths are self-contained and do not rely on external world. सो ये जो चैलेंज है जो कि क्वाइन ने किया है, ये ट्रेडिशनल व्यू को भी चैलेंज करता है कि कुछ सच्चाई ऐसी होती है जो खुद से कंटेन की होती है, ये हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड पे रिलाई नहीं होती है, ठीक है। दिस इज व्हाट हियर इट इज। नाउ द सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द वेरिफिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। क्या है ये वेरिफिकेशन प्रिंसिपल? The verification principle, which was central to logical positivist movement, we all know what is logical positivist movement. Um, when this movement happened, they mainly focused the idea that whatever the knowledge we gain,
कोई भी नॉलेज जब हम जानते हैं या फिर कुछ भी ज्ञान हमें होता है, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मीन्स कि अगर आप कुछ चीजों के बारे में बोलते हैं तो वो सच में भी होना चाहिए वर्ड में। ओके, states that the statement is meaningful only if it can be empirically verified। अगर आप कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो उसका मीनिंग तभी निकलता है जब वो सच में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है। In other words, for a statement to have meaning, it must be something that can be observed or tested। कोई भी चीज ऐसी जब आप बोलते हैं तो वो चीजें सारी चीजें हम ऑब्जर्व करनी चाहिए हमें, और टेस्ट भी कर सके, तभी वो एम्पिरिकली वेरीफाइड स्टेटमेंट्स होते हैं। For example, this statement like the sky is blue are meaningful because they can be verified through sensory experience। जो स्काई है वो ब्लू है, उसका मीनिंग तभी बनेगा जब आप उसे अपने सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू उसे वेरीफाई करेंगे ना। यहाँ पे एक चीज और आती है कि जो मेटाफिजिकल क्लेम्स होते हैं जैसे कि गॉड होते हैं, ठीक है, सच एज गॉड एग्जिस्ट, ये सब चीजें क्या मीनिंगलेस है? इनका क्वेश्चन है। अगर ये बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज जो आप बोलते हैं वो सच में एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पे ये पूरी तरह से मेटाफिजिकल या फिर मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट करते हैं। So, metaphysical claims such as God exists are considered meaningless under the verification principle because they cannot be directly observed or tested। Okay, हम इस God exist करते हैं कि नहीं, हम इसको directly हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ना ही टेस्ट कर सकते हैं। इन दिस व्यू ओनली स्टेटमेंट्स दैट कैन बी एम्पिरिकली वेरीफाइड आर कंसिडर्ड मीनिंगफुल। तो इस केस में क्या होगा कि कोई भी चीज अगर मीनिंग हम एम्पिरिकली वेरीफाई कर पा रहे हैं, यानी कि हम उसे एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तभी वो मीनिंगफुल है, वरना वो मीनिंगलेस है। नाउ, क्वाइन ने इसको भी क्रिटिसाइज किया है। Quine critique of the verification principle. Quine challenges the verification principle by asserting that no statement can be fully understood or verified in isolation। इनका कहने का मतलब है कि जो वेरिफिकेशन प्रिंसिपल है वो ये असर्ट करता है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट हम उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक उसको हम टुकड़ों में उसको वेरीफाई ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि ये पूरी दुनिया है, ठीक है, दुनिया है, दुनिया में पेड़ है, पौधे हैं, ये है, मतलब इंसान है, एनिमल्स हैं, तो आपको क्या है, दुनिया है, ठीक है, आपको पहले वो पेड़ है कि नहीं, पौधे है कि नहीं, वो सब आपको आइसोलेशन मतलब एक एक करके सबको वेरीफाई करना होगा, पर उसे हम पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। नो स्टेटमेंट कैन बी फुल्ली अंडरस्टूड और वेरीफाइड इन आइसोलेशन। इनका कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर चलो हमने वो वेरीफाई भी कर लिया स्मॉल स्मॉल चीज़ों को, पर क्या आप ये अर्थ है कि नहीं इसको वेरीफाई कर सकते हैं? मतलब हर कोई तो स्पेस में नहीं जा सकता ना कि अर्थ कैसा दिखता है। हुँ? हमने बस अजम्पशन किया हुआ है इस चीज़ों का, और कुछ साइंटिस्ट जो गए हैं, उन्होंने जो बताया है, जो भी नॉलेज उन्हें मिली है, उसके बेस पे हम अपना सब कुछ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। बट क्या असल में हमने उसे कभी देखा है? नहीं ना। सो ही सजेस्ट दैट ऑल नॉलेज इज इंटरकनेक्टेड इन अ वेब ऑफ बिलीफ। तो यहाँ पे जो क्वाइन है वो बात करते हैं वेब ऑफ बिलीफ, कि जितनी भी नॉलेज हमें पता होती है और जितनी भी नॉलेज हम जानते हैं, ये एक वेब ऑफ बिलीफ है। वेब तो मीन आप जानते होंगे, काइंड ऑफ अ हब, जो कि इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, वेयर ईच बिलीफ इज कनेक्टेड टू अदर्स एंड सब्जेक्ट टू रिवीजन। यानी कि ये जो भी हमारी नॉलेज है ये बेस्ड है वेब ऑफ बिलीफ पे, और जो कि कनेक्टेड रहती है दूसरों से, और व्हेन इट कम्स अ सिचुएशन जहाँ पे आप उस बिलीफ को यूज करते हैं, तो वहां पे बस एक न्यू फॉर्म में आप उसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट टू रिवीजन। इन दिस सिस्टम नो बिलीफ कैन बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स। यानी कि कोई भी ऐसा बिलीफ नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो, सारी की सारी डिपेंडेंट होती हैं अदर्स पे। नो स्टेटमेंट कैन बी वेरीफाइड और फॉल्सिफाइड इन आइसोलेशन। अगर आप एक चीज को फॉल्सिफाई कर दोगे, ओके,
अगर आप फॉर एग्जाम्पल कि जो अर्थ का जो क्रस्ट लेयर है, ठीक है, अर्थ का जो 3 लेयर्स हैं, दैट इज क्रस्ट, मेंटल, कोर, आपने तो अपने आंखों से देखी नहीं है, ठीक है, पर हम उसके बेस पे कितनी सारी चीजें जो है इन्वेंट कर चुके हैं कि, ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है क्वाइन का कि जो सारी नॉलेज है वो एक वेब ऑफ बिलीफ है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। अगर चलो आपने नहीं देखा है ये 3 लेयर्स जो कि अर्थ के हैं, तो आप तो बोल दोगे कि अर्थ के अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं। अगर आप ये बोल देते हो, ठीक है, तो आगे की जितनी भी चीजें हो रखी हैं इन्वेंट, ओके, डिस्कवर, वो सारी की सारी गिर जाएंगी। मतलब जैसे फाउंडेशन तो इसका यही है ना, ठीक है। तो ऐसे ही इनका कहने का मतलब है कि कोई भी चीजें इन आइसोलेशन में हम उसको फॉल्सिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसे फॉल्सिफाई कर देंगे तो जो उसके ऊपर जितनी भी चीजें बनी हुई है सारी की सारी गिर जाएंगी, ठीक है। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। जो क्वाइन है वो कहते हैं कि जो इवन स्टेटमेंट्स दैट सीम empirically verifiable rely on the background knowledge and assumption that are not themselves directly verifiable। और यहाँ पे जो क्वाइन का कहने का मतलब है, जो स्टेटमेंट्स होती है ना, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं कि वो हमें ऐसी लगती है कि हम नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हम वेरीफाई कर रहे हैं इसको। पर ये जो सारी चीजें है ना, वो रिलेटेड होती है, कनेक्टेड होती है, और रिलाई रिलाई मीन्स डिपेंडेंट होती है बैकग्राउंड नॉलेज पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्काई इज ब्लू, तो आपको उससे पहले क्या पता है कि स्काई क्या होता है, ब्लू क्या होता है, ठीक है। ब्लू एक कलर होता है, ठीक है। स्काई क्या है, ये आसमान है, ठीक है। सो अगर आप स्काई इज ब्लू आप बोलते हो, एक नया नॉलेज लेके आते हो, तो वो तो डिपेंड करती है कलर पे और स्काई पे, राइट। इसी तरह वो कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वेरीफाई द स्टेटमेंट द sky is blue, we are relying on a broader framework of knowledge that includes our understanding of color and the properties of light. We all know that our earth sky that looks blue because of reflections. Yes, properties of light. This critique of the verification principle emphasizes that all knowledge is a part of a larger. That means कि जितनी भी नॉलेज है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, पार्ट है पूरे होल के, ठीक है। इंटरकनेक्टेड सिस्टम मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू वेरीफाई इंडिविजुअल स्टेटमेंट इन आइसोलेशन, ठीक है। हर चीज हम उसको एक एक करके मतलब एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल। तो सारी चीजें क्या है, पार्ट है लार्जर की। फॉर एग्जाम्पल ये जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ में कितनी कितनी सारी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम उसे वेरीफाई तो नहीं कर सकते बट वो तो एग्जिस्ट करते हैं ना। जस्ट लाइक दैट हमें ये सारी चीजें जो है, क्वाइन का कहने का मतलब है कि सारी नॉलेज क्या है, डिपेंडेंट है, वो पार्ट है, लार्जर लार्जर मीन्स होल, पार्ट पार्ट बन के एक बड़ा सा चीज बनता है ना, just like this part this merges together and form a big thing, just like that। Okay everyone, we have finished this coin. Thank you everyone for watching my video. If you feel that my videos are helpful for you, please do subscribe, like and comment, and do not forget to press the bell icon for getting new notifications for the new video.